अध्याय 13। टकराना। टकराना। एक विशाल बेजुका कठपुतली आग की लपटों में घिर गई, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। प्रैक्टिकल कॉम्बैट लेक्चर के दौरान छात्र जादुई हमलों से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं जो उनकी विशेषताओं से मेल खाते हैं। ये हमेशा तेज और तेज फायरिंग के बारे में नहीं है। जो मायने रखता है वह है सटीकता, और भले ही आपके पास शक्तिशाली जादुई कौशल हो, यदि आप दुश्मन पर हमला नहीं करते हैं तो वे बेकार हैं, है ना? जब अग्नि विशेषज्ञ प्रोफेसर होंग यील के शब्द गिरे तो बेजुका सिकुड़ गया और इधर उधर भागने लगा। छात्रों के हमले हवा में उड़ गए, लक्ष्य को खरोंच तक नहीं पहुंचा सके और होंग भी ये उनके जादुई हमले के लिए भी यही स्थिति थी। गड़गड़ाहट। उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली, घबराहट से लाठी खींच ली और आग का गोला फेंक दिया। उसकी मारक क्षमता मजबूत थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं मार सकी। होंग यील उसके पास से गुजरा और फुसफुसाया, ये भयानक है, बाय योन। होंग भी योन शब्दों से फीकी पड़ गई, लेकिन उसने अपनी अराजक भावनाओं को न दिखाने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अपने कांपते होठों को काटते हुए उसने फिर से लाठी उठाई। उसे लगा कि वह ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास कर्मचारियों को काम पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विफलता का भयावह दबाव उसके सीने पर पड़ा और वह इसके खिलाफ सांस लेने के लिए संघर्ष करती रही क्योंकि उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। आप इसे स्पष्ट नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। होंग भी योन को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी भी क्षण बेहोश हो जाएगी, लेकिन वह अलौकिक मानसिक शक्ति के साथ डटी रही। जब वह शांत बैठी थी तो एक लड़की उसके पास आई। वाह राजकुमारी, आप अविश्वसनीय हैं। क्या आपने मेरे जैसा ही जादुई कौशल इस्तेमाल किया, लेकिन आपके पास 3 गुना शक्ति थी। क्या इस लड़की को पता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, या वह बिना सोचे समझे बोल रही है? हालांकि बात क्या है, ये व्यर्थ है। मुझे ये भी यकीन नहीं है कि मैं इसे हिट कर सकता हूँ। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। आपके पास उच्च सटीकता है, लेकिन अगर राजकुमारी थोड़ा और अभ्यास करती तो क्या वह मेरे जैसे व्यक्ति से आसानी से आगे नहीं निकल जाती? आपका क्या मतलब है? होंग भी योन ने लड़की की बातों को नजरअंदाज कर दिया, स्टाफ उठाया और उठ खड़ा हुआ। बातचीत से उसकी छाती पर दबाव कुछ हद तक कम हो गया। जरा सोचिए, क्या वह भी एक फ्लेम मैच है? मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना है। उसका नाम अर्शुंग है। बाहरी दुनिया में ये कहते हुए हंगामा मच गया कि अब तक की सबसे बड़ी लौ विशेषता प्रतिभा प्रकट हुई है। थोड़ा सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने ये पहले भी सुना था, लेकिन जब अर्शुंग ने वास्तव में अकादमी में प्रवेश किया तो उसका जादू कौशल इतना जर्जर था कि उसकी तुलना होंग भी योन से भी नहीं की जा सकती थी। ये पूरी तरह से प्राकृतिक था। चूंकि होंग भी योन एक विश्व स्तरीय प्रतिभा थी, सर्वकालिक महान नहीं। होंग भी योन ने ज्यादा गर्व नहीं दिखाया क्योंकि उसने अभी अभी एक प्रतिद्वंद्वी को हराया था जो हार के योग्य था। उसके बाद होंग भी योन, जो कुछ देर तक भागते बेजुका को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, व्याख्यान समाप्त होते ही कक्षा से बाहर भाग गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए अपनी मां का चेहरा एक सेकंड के लिए भी देखना मुश्किल था। वाह, वह अवकाश कक्ष में आकर असहाय होकर बैठ गई। यहाँ तक कि उसके पैर भी सुन्न हो गए और वह सारी संवेदना खो बैठी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने अन्य छात्रों की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक ताकत लगाई, या यह मनोवैज्ञानिक कारक था जिसने बड़ी भूमिका निभाई। राजकुमारी यूरी, आप यहाँ हैं। मेरे लिए एक पेलाओ, और बोनस के रूप में लाल जिनसेन कैंडी। हेयर यू गो। राजकुमारी होंग भी योन के विशेष अंगरक्षक यूरी एक महिला के लिए लगभग 170 सेमी तक लंबे थे, और होंग भी योन, जो 160 सेमी की थी, को उससे नजरें मिलाने के लिए थोड़ा ऊपर की ओर देखना पड़ा। वैसे कोई खबर? हाँ, यह उस छड़ी की रिमॉडलिंग के बारे में है जिसे आपने पिछले दिन ऑर्डर किया था। वह। होंग भी योन ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा और सोचा। उसने सुना था कि कभी कभी कीमियागर पुनर्निर्मित कर्मचारियों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसने पहले कभी किसी जादूगर को ऐसा करते नहीं देखा था। वह कई मायनों में अद्वितीय है। एक लड़का जिसकी आवाज उच्च मध्यवर्ती कक्षा की छड़ी से गूंजती थी,
पूरे स्कूल में अंतिम स्थान पर था और उसने कक्षा एस में प्रवेश किया। क्या जादुई तलवार संभव है? चून की छड़ी इतनी अच्छी है, ऐसा लगता है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद बिना किसी समस्या के निकल आएगा। हालांकि एक चीज है जो थोड़ी संदिग्ध है। संदिग्ध यही कि छड़ी अपने मालिक के मन को खत्म करने की कोशिश करती रहती है। क्या ये वर्जित नहीं है? ये बिल्कुल वैसा नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लगातार प्राकृतिक मन के साथ प्रतिध्वनित हो रहा है। उसे किस प्रकार की अजीब छड़ी मिली? स्टेला भी अजीब है। उपयोगकर्ता के मन को लगातार अवशोषित करना और एक ही समय में प्रकृति के मन के साथ प्रतिध्वनित होना, ये सुनने में ही अजीब है। उच्च मध्यवर्ती ग्रेड पर ऐसी कूड़े की छड़ी क्यों है? तो ये केवल उच्च मध्यवर्ती ग्रेड है। इसका क्या मतलब है? यूरी ने ऐसी अभिव्यक्ति जारी रखी जिसका मतलब था कि वह नहीं जानती कि इसे कैसे समझाया जाए। इसके मूल प्रदर्शन को उच्च दर्जा दिया गया था क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता की जादुई शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने और इसे जबरदस्त रूप से बढ़ाने का प्रभाव था, लेकिन इसे मध्यवर्ती ग्रेड में कम कर दिया गया था क्योंकि यह संपर्क में आने पर उपयोगकर्ता के मन को सोख लेगा। एस सुपीरियर। एक छात्र ऐसी बात कैसे रख सकता है? यह मेरे लिए भी एक पहेली है। हॉन बियोन अच्छी तरह से जानता था कि इसे पहले स्थान पर प्रतिध्वनि के लिए स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन वह ऐसी छड़ी की प्रतिध्वनि कैसे करता था? वह अजीब आम आदमी क्या कर रहा है? बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि छड़ी प्रतिष्ठित थी। यह अजीब था कि जादू कौशल की शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई, लेकिन मन खोने का दंड बहुत बड़ा था। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसे वह छड़ी दे भी दूं तो भी वह इसका उपयोग करेगा। मुझे नहीं पता कि उसके पास प्रचुर मात्रा में मैना है या उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अजीब था। यदि किसी के पास मन नहीं है तो वह जादूगर नहीं हो सकता, तो छड़ी का उपयोग क्यों करें? मुझे नहीं पता। आम आदमी इसका पता लगा लेगा। मैं वही करूंगा जो मुझसे कहा गया है। इसका मालिक भी एक तरह का है, उसकी छड़ी की तरह। ऐसा कोई समय नहीं था जब उसने आम लोगों को अपने दिमाग में रखा हो, लेकिन बेक्यूसियोल ने कई महीनों में लंबे समय तक उसका दिमाग नहीं छोड़ा। सेमेस्टर शुरू हुए कुछ दिन बीत चुके थे। स्टेला में भाग लेने के दौरान अगर कोई एक चीज थी जो मुझे महसूस हुई, तो वह ये थी कि कोरिया के हाई स्कूलों और विश्वविद्यालयों की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। यदि मेरी सहनशक्ति अलौकिक स्तर पर नहीं होती, तो शायद मैं तुरंत ही गिर जाता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया की 90% आबादी जादू सीखती है, लेकिन उनमें से 20% से भी कम लोग आक्रामक जादू का उपयोग कर सकते हैं। आपत्तिजनक जादू का प्रयोग कभी भी बिना लाइसेंस के नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं क्यों? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आक्रामक जादू खतरनाक है? हाँ, यही उत्तर है। यदि कोई बड़ी समस्या है, तो वह ये है कि आप जादू के प्रक्षेप पथ को नहीं जानते हैं। जादू खतरनाक था। पृथ्वी की आग्नेयास्त्रों की तुलना में लो विशेषता जादू का गलत उपयोग पूरे गांव को जला सकता है, जबकि जल विशेषता जादू का गलत प्रयोग पूरी इमारत के ढहने का कारण बन सकता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना भी हुई जहां एक राहगीर पर पृथ्वी का जादू बिखर गया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। आक्रामक जादू को किसी भी अन्य जादू की तुलना में अधिक सटीकता से हेरफेर करने की आवश्यकता है। इसलिए आपको ये कक्षा मन ऑर्बिटोलॉजी अवश्य लेनी चाहिए। मैना ऑर्बिटोलॉजी के प्रोफेसर कार्लिन ने ब्लैकबोर्ड पर 3 शब्द लिखे। आक्रामक जादू को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शूटिंग, जिसमें जादू सीधे धलाईकार के शरीर से निकाला जाता है। लक्ष्य, आक्रामक जादू विशिष्ट निर्देशांक पर हमला करने के विकल्प के साथ अच्छी तरह से नियंत्रित है। विस्तृत रेंज, यह एक विस्तृत क्षेत्र को लक्षित करता है। प्रत्येक प्रकार के अपने फायदे और नुकसान हैं। शूटिंग मैजिक तुरंत अपने प्रक्षेप पथ को लॉक कर देता है और आपको दुश्मन पर तुरंत फायर करने की अनुमति देता है, लेकिन दुश्मन उसे देख सकता है, चकमा दे सकता है या उसे रोक सकता है। अगर दुश्मन इसे जल्दी पहचानने में विफल रहता है तो टारगेट मैजिक बिना शर्त हमला कर सकता है, लेकिन इसकी आक्रामक शक्ति कमजोर है और निर्देशांक को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कास्टिंग का समय बहुत लंबा है। तो
वाइड रेंज मैजिक की विशेषताओं के बारे में क्या? हम एक ही समय में कई लोगों को निशाना बनाते हुए पूरे क्षेत्र पर हमला कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मन की खपत की दक्षता बहुत खराब है, इसलिए कम मात्रा में मन वाले जादूगर इसका अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। आज से आप पारस्परिक लड़ाइयों में शूटिंग और लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑर्बिटोलॉजी सीखेंगे। आप मिडिल स्कूल में फॉर्मूले का अध्ययन करके ऊब गए थे, है ना? हाँ, छात्र चिल्लाए क्योंकि वे पढ़ाई से थक गए थे और अब कुछ वास्तविक चीजें देखना चाहते थे। दुर्भाग्य से आपको आज ऑर्बिटोलॉजी फॉर्मूला याद करना होगा। एक आह निकली पर कुछ न हो सका, क्योंकि प्रोफेसर को छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार धीरे धीरे प्रशिक्षित करना था। फिर क्या हम इस सूत्र को हल करेंगे? प्रोफेसर कार्लिन ने समस्या को ब्लैकबोर्ड पर लिखा। उत्तर से 760 मीटर की दूरी पर चार्ल्स दक्षिण की ओर 12.6 मीटर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। इस समय यूवी द्वारा चार्ल्स को जल विशेषता जादू कौशल हाइड्रोगन से मारने के लिए आवश्यक प्रक्षेप पथ और अपेक्षित अवलोकन दूरी ज्ञात करें। हाँ, ऑर्बिटोलॉजी गणित थी। क्या कोई इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है? यह कोई और गुण नहीं बल्कि पानी था। छात्रों ने भौहें सिकोड़ लीं। जल विशेषता जादू के लिए सूत्रों और तरल यांत्रिकी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक तरल पदार्थ था, लेकिन यह अध्ययन इस हद तक बेहद कठिन था कि सभी जादूगर इसे प्लेग की तरह टाल देते थे। एक कारण के रूप में केवल बुनियादी ज्ञान ज्ञात था, और जब तक आप जल विशेषता जादू में पारंगत नहीं हो जाते तब तक इसे शायद ही छुआ जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए ये कष्टप्रद नहीं था, ये सीधे तौर पर बदमाशी थी। ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि समस्या को देखकर ही मुझे उल्टी हो जाएगी। चार्ल्स कैसा सुपरमैन है? कोई व्यक्ति 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से कैसे दौड़ सकता है? अधिकांश विद्यार्थियों ने अपना सिर घुमा लिया और दूसरी ओर देखने लगे। मैंने प्रोफेसर की पीठ को एकटक देखा। उनका हेयर स्टाइल बहुत अद्भुत है। प्रोफेसर कार्लिन गंजे थे और उनके सिर के पीछे एक विशिष्ट हेयर लाइन थी, जो एक शासक के बालों के करीब थी। इसे अधिक सटीक रूप से वर्णित करने के लिए ये y = x a greater than 0 ग्राफ के रूप में था। किसी के दिमाग में वैयक्तिकता को एक द्विघात फलन के ग्राफ के रूप में व्यक्त करना जिसमें द्विघात पद के गुणांक सकारात्मक संख्याएं थे, उसका जन्म गणित करने के लिए हुआ होगा। छात्र बेक्यूसियोल। हाँ, एक पल के लिए मैं स्तब्ध रह गया और जवाब में हकलाने लगा। मुझे मत बताओ, स्टेला के प्रोफेसर भी दिमाग पढ़ने के कौशल का उपयोग करते हैं। सौभाग्य से ये चिंता का विषय नहीं था। कार्लिन ने ब्लैकबोर्ड को थपथपाते हुए कहा, एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझसे आंख मिलाई वह ये छात्र है। बाहर आओ और इसे सुलझाओ। हाँ, अच्छा काम। आपने इसे बहुत आसानी से हल कर लिया। क्या आप जल विशेषता में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने रेडिनबर्ग समीकरण को इतनी सरलता से व्यवस्थित किया है। ये बहुत बढ़िया है। हाँ, मैंने सूत्र को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसानी से हल कर लिया। दूसरी ओर प्रोफेसर कार्लिन स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थे, लेकिन उन्होंने अपना विस्मय बोधक छिपाया नहीं। संभवतः चूंकि मैंने इसे इतनी जल्दी हल कर लिया कि यह लगभग मानसिक अंकगणित जैसा हो गया। यहाँ तक कि स्टेला में, जहाँ प्रतिभाएं एकत्रित हुईं, ये समस्या का असामान्य रूप से त्वरित समाधान था। यह उस समय किसी कॉलेज छात्र की गति के लगभग तुलनीय थी, यदि प्रोफेसर नहीं। हाँ, मुझे ये पसंद है। फिर अगली बार तक इन समस्याओं को अपना होमवर्क बना लें। जैसे ही व्याख्यान खत्म हुआ, मैं जल्दी से कक्षा से बाहर चला गया। और आइजल, जो मुझे पीछे से चुपचाप देख रहा था, भी पीछे आ गया। पिछले कुछ दिनों से मेरा गुप्त रूप से पीछा करने और देखने के परिणामस्वरूप वह आश्वस्त हो गई। हालांकि मैं स्कूल वर्ष में अंतिम स्थान पर था, फिर भी मैं उसे थोड़ा असामान्य लग रहा था। शायद थोड़ा ज्यादा। क्षमा करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब उसने मुझे बुलाया तो मैंने अपनी तेज गति रोक दी। फिर उसकी ओर देखते हुए मैंने झुंझलाहट में अपने चेहरे पर झुर्रियां डाल दी। क्यों? जब तुम मेरे चेहरे को देखते हो तो यह भाव क्यों आते हैं? जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूँ, मैं तनावग्रस्त हो जाता हूँ।
आप तनावग्रस्त थे। ये सही था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि आइज़ेल छुपकर मेरा पीछा कर रहा है। ठीक है, आप आगे किस व्याख्यान में भाग लेने जा रहे हैं? जब आइज़ेल ने बेशर्मी से दोबारा पूछा, तो मैं अवाक रह गया। आप मुझसे ऐसा क्यों पूछते रहते हैं? क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं? क्या ये काफी अपमानजनक है? मुझे बुरा लग रहा है। इतना कहने के बाद मैं अपने काम से काम रखने लगा और चलने के लिए मुड़ा, लेकिन ईसेल ने जल्दी से मेरा रास्ता रोक दिया। चलो, 1 मिनट रुको। फिर क्यों? ठीक है, आप जो कक्षाएं ले रहे हैं, मैंने उनमें से कुछ पर गौर किया है। यहाँ तक कि मेरी पृष्ठभूमि की जांच भी। मुझे पीछा किया जाना पसंद नहीं है। आप भी हाई स्कूल के छात्र हैं, है ना? मैं भूल गया। मैंने, जिसने अपनी खुद की खामियों को याद किया, जवाब नहीं दिया और स्थिर खड़ा रहा, जबकि ईज़ल जारी रहा। वैसे भी, जब मैंने आपके द्वारा ली गई कक्षाओं को देखा, तो वे सभी आसान ग्रेड प्रदान करते थे। हाँ, ये सही है। इसमें कम समय लगता था और कोई भी आसानी से ग्रेड प्राप्त कर सकता था, इसलिए मैंने वो कक्षाएं लीं। बोनस के रूप में, मैंने अपने कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए कीमिया और जादू इंजीनियरिंग कक्षाएं भी लीं। आपने ऐसी रणनीति कहाँ से सीखी? आपको जानने की जरूरत क्यों है? तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। फिर आइज़ेल ने भौहें चढ़ाई और आह भरी। न्यू मून स्टडीज जैसी कोई चीज़ सुनना ठीक है, क्योंकि यह वैसे भी A+ है, इसलिए यह मुझे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। लेकिन अगर मैं अन्य विषय लूँगा, तो वे मुझे नुकसान पहुँचाएंगे क्योंकि वे मेरे अनुकूल नहीं हैं। क्या? मैं अंदर से थोड़ा हैरान था। इस समय मेरे पास पहले से ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ था, इसलिए मैं अन्य लोगों के ग्रेड के बारे में चिंता करते हुए नहीं बैठ सकता था। आपके ग्रेड पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तो आप परवाह क्यों करते हैं? उसकी सोच काफी परिपक्व थी, लेकिन अगर वह प्लेट में ज्यादा ले लेती तो वह इसे पचा नहीं पाती। वैसे भी, क्या आप मुझे केवल एक व्याख्यान की अनुशंसा कर सकते हैं? मेरे ग्रेड के लिए कुछ अच्छा है। आप क्यों चाहते हैं कि मैं एक व्याख्यान की अनुशंसा करूं? मुझे ये पता था, इसलिए मैंने एक कीमत तैयार की। कीमत? इन दिनों बच्चों को ये सचमुच पसंद आना चाहिए। उन सब ने ऐसी दंभापूर्ण बातें कहाँ से सीखीं? जहाँ तक मुझे याद है, आइज़ेल अपने शुरुआती दिनों में एक भिखारी रही होगी जिसके पास कुछ भी नहीं था। मेरी उलझन जानकर उसने जल्दी से बातचीत जारी रखी। क्या आप अकादमी के 7वें मुख्य टॉवर का रहस्य जानते हैं? हालांकि, एक शब्द जिससे मैं परिचित था, सामने आया। कहानी खत्म, अलविदा।